सो फ्रेंड्स, आप लोगों में से जिन्होंने मुझे ऑलमोस्ट 6 महीनों से फॉलो करना शुरू किया, उनको पता होगा कि मैं आज से कोई 3-4 महीने पहले पाकिस्तान में था और पाकिस्तान के अंदर कंसिडरेबल टाइम गुज़ारा था मैंने। मेरी कुछ रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, जो मैं 1-2 लोगों को मैंने उनसे बात की भी है, वो मुझे मैनेज करके देते हैं मेरी प्रॉपर्टीज़ को। लेकिन इस दफ़ा मैं वहाँ खुद मौजूद था, तो मेरी एक प्रॉपर्टी थी जिसके टेनेंट ने मुझे नोटिस दिया हुआ था कि उनको छोड़ना है। इनफैक्ट मैंने उनको नोटिस दिया हुआ था कि आप प्लीज़ छोड़ दें, क्योंकि मल्टीपल और बहुत सारे रीज़न्स थे। तो इवेंचुअली 6 महीने के टू एंड फ्रो करने के बाद उन्होंने फाइनली मेरे सामने ही उन्होंने प्रॉपर्टी वेकेट की। उस प्रॉपर्टी के बाद जो मैंने उसका हाल देखा, उसके बाद जो मेरा सिचुएशन थी वो ये थी कि मैंने कहा था कि यार अब मैं इस प्रॉपर्टी को रेंट पे नहीं दूँगा, मुझे इस प्रॉपर्टी को हर सूरत में बेचना है। वो तो ख़ैर घरवालों से जब बात-वात हुई और थोड़ा-सा मैं अपने इमोशंस को नीचे लेकर आया, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, एक और टाइम देख लेते हैं, और वैसे भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब हुआ ये था, मैं उसकी तस्वीरें भी नहीं ले सका था। जो हाल था प्रॉपर्टी का, मैंने कहा था यार ये तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मतलब वो फ्लैट मैंने ऑलमोस्ट कोई 2007 में बुक कराया था, जब मेरे हालात कोई इतने अच्छे नहीं थे और कैश फ्लो का प्रॉब्लम था और कोई इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं थी। बस ये था उस ज़माने में कि प्रॉपर्टी ही सब कुछ है और जो भी करेंगे प्रॉपर्टी के अंदर करेंगे, तो उस वो सोच लेकर उस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया था। 2007 से लेकर 2019 तक वो फ्लैट मेरे हाथ में नहीं था, वो मैं सिर्फ़ उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर रहा था। जब इवेंचुअली 2019 में मेरे हाथ में आया, तो मैंने उस वक़्त तक, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी बेहतर हो गए थे हालात, तो मैंने उसको रेंट पे चढ़ा दिया था। अब रेंट पे बिल्कुल नई बिल्डिंग थी, सब कुछ A1 ज़बरदस्त था। जो टेनेंट आया उसको भी ज़ाहिर-सी बात है कंप्लीटली नई बिल्डिंग मिली और उसको उसमें कोई इश्यू नहीं था। इस सारी कहानी को बताने का मकसद ये है कि मैं आज आपसे बात करूँगा स्मार्ट क्राउड की। स्मार्ट क्राउड के अंदर ऑलमोस्ट कोई 2 ढाई महीने पहले मैंने पहली इन्वेस्टमेंट की थी और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यार उसकी इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ? आपकी आपकी जो पहला डिविडेंड है उसका क्या हुआ? तो वो मैं पूरी डिटेल में अभी बताता हूँ आपको। मैंने इस स्टोरी को बताने का मकसद ये था कि जब से और बाय द वे, टेनेंट्स का सिचुएशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इसी तरह की है। चाहे आप वेस्टर्न कंट्रीज़ ले लें, चाहे पाकिस्तान ले लें, चाहे यूएई ले लें, कहीं भी ले लें, तो टेनेंट्स को डील करना आसान नहीं होता। मैं खुद एक टेनेंट हूँ, जो मैं यूएई में रह रहा हूँ, लेकिन हमारा आप घर देख लें तो आपको लगेगा नहीं कि ये कोई हमने किराए पे रखा हुआ है। हमने उसको इस तरह प्रॉपर्ली रखा हुआ है कि जैसे हम खुद रहना, मतलब आपको खुद रहना पड़ता है ना वहाँ पर, आपको खुद रहना है वहाँ पर। तो आप किस तरह से उस जगह को खराब कर सकते हैं जहाँ पर आपको खुद रहना है। भले आपकी अपनी हो, भले आपकी रेंट की हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती। स्मार्ट क्राउड क्यों मैं इस पूरे जो सिनेरियो है उससे रिलेट कर पा रहा हूँ। वो इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ कि मुझे अब हेसल में नहीं पड़ना। मैं अगर लेट्स से बीइंग अ लैंडलॉर्ड, अगर मुझे कोई काम करना है, तो ये एक मुझे लगने लगा है कि बहुत ज़्यादा एक्टिवली मैनेज्ड काम होने लगा है। इसके अंदर जो जो एक नोशन होता है ना कि ये पैसिव इनकम है, बीइंग अ रेंटल प्रॉपर्टी, वो होता है, एक एक हद तक पैसिव इनकम होती है, लेकिन इवेंचुअली आपको कहीं न कहीं आपको अपना पार्ट प्ले करना पड़ता है और वो फिर पैसिव नहीं रहता, उसमें आपको एक्टिवली पार्ट प्ले करना पड़ता है, दिमाग अलग आपका खराब होता है। अब स्मार्ट क्राउड जैसी चीज़ के अंदर, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये कि पार्ट लेट्स से 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है, 5 लाख की प्रॉपर्टी है, जितनी की प्रॉपर्टी है, आपको सिर्फ 500 दिरहम के अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको एंट्री मिल सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप किसी भी स्मॉलेस्ट अमाउंट से आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अब वही बात है कि ये यूएई बेस्ड लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है। बाहर से भी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए अभी उन्होंने इस चीज़ को ओपन नहीं किया है। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं कि पाकिस्तान को क्यों नहीं ओपन किया, लेकिन ये कि पाकिस्तान में खुद स्मार्ट क्राउड आने वाला है। जैसा मैंने उनसे बात की थी, तो मुझे पता चला था कि इस साल के एंड तक या अगले साल के शुरू तक कोई ना कोई न्यूज़ आएगी। तो वो खुद आएँगे और खुद वहाँ की प्रॉपर्टीज़ के अंदर काम करेंगे, लेकिन एट लीस्ट अभी आप अगर यूएई के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान से आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ख़ैर, अब हम इस वीडियो के अंदर क्या बात करेंगे? हम इस वीडियो में कुछ 4 के करीब मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। इसके अंदर सबसे पहले तो ये कि सब लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि आपकी जो प्रॉपर्टी आपने इन्वेस्ट की, उसका क्या रिटर्न मिला और क्या स्टेटस है? तो मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, कितने पैसे उसमें से डिडक्ट हुए और मुझे क्या डिविडेंड मिला। फिर इसके अंदर मैं आपको अपना टेक भी बताऊँगा कि इस इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं अपना टेक आपको बता दूँगा कि इसमें मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर इसके अंदर आपको ये बताऊँगा मैं कि आपका फ़िल्ट्रेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए स्मार्ट क्राउड में जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाएँगे, तो आपको 3 से 4 प्रॉपर्टीज़ नज़र आया करेंगी, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ऊपर-ऊपर से जो अगर मैं बताऊँ ना कौन-कौन से फ़िल्ट्रेशन क्राइटेरिया हैं, वो मैं आपको थर्ड पार्ट के अंदर बताऊँगा। इसके अलावा जो अभी रिसेंटली स्मार्ट क्राउड ने लॉन्च किया है अपना सेकेंडरी मार्केट, उसको किस तरह से यूज़ करना है और उसमें आप किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो क्या सिनेरियो है उसका, उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो में कुछ आगे चलूँ, मैं कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ रिलेटेड टू माय चैनल। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि कुछ लोगों को मैंने कहा लोगों ने मुझे कहा भी है कि आपके वीडियोज़ के नीचे
स्पैम कमेंट्स होते हैं जो कि बहुत गलत किस्म की प्रोडक्ट्स आपको बेच रहे होते हैं। तो प्लीज़ ये नोट कर लें, मैं कभी भी अपना व्हाट्सएप नंबर अपनी वीडियोज़ के नीचे नहीं डालूँगा, और ये बात मैं हर वीडियो में अब रिपीट करूँगा, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होता और वो उस स्कैम में आ जाते हैं। मेरी प्रोफ़ाइल के साथ एग्ज़ैक्टली वही फ़ोटो के साथ आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है और आप उसपे कॉन्टैक्ट करने को बोलते हैं। यूट्यूब भी इस पे काम कर रही है, लेकिन अभी तक मुझे उसका कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आया है। लोग बहुत ज़्यादा स्कैम हो सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई स्कैम नहीं हुआ, लेकिन बहुत आराम से कोई स्कैम हो सकता है। वीडियो के नीचे वो आप कमेंट करते हैं, कमेंट के ऊपर या तो वो रिप्लाई करा जाता है उस अकाउंट से, या कोई और अकाउंट भी बहुत सारे होते हैं, उनसे भी रिप्लाई किया जाता है, उनसे कमेंट्स की एक सीरीज़ होती है, तो वो उससे बचें। मैं कभी भी आपको अपना कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर अपना कमेंट्स के अंदर नहीं दूँगा, ये बात याद रखें। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स होती है ना, वो भी मैं कभी भी इनकी कॉल्स नहीं देता अपनी वीडियोज़ के अंदर। ना मैं इवन जो प्राइवेट कॉल, बाय द वे प्राइवेट कॉल्स पे भी बात करते हैं, प्राइवेट कॉल्स अगर मैं करता हूँ तो उसके अंदर भी बाय एंड सेल की कभी भी रिकमेंडेशन नहीं दूँगा। तो इस चीज़ के लिए मेरे पास कभी भी ना आए कि मैं आपको ये बताऊँ कि कौन-सा स्टॉक लेना है, कौन-सा नहीं लेना है। मैं आपको पूरा अपना पोर्टफोलियो कभी-कभी दिखा देता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आपको ये स्टॉक्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, या मेरी तरफ से कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन हो, तो मैं कभी भी इस तरह की बात नहीं करता। अब बात करते हैं जो वन एंड वन की बात की थी, कॉल्स की, वो प्राइवेट कॉल्स मैं शुरू इसलिए की क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें जब मैं वीडियोज़ में बता रहा होता हूँ, तो कुछ चीज़ें पर्सनलाइज़्ड लेवल के ऊपर नहीं होती हैं। तो मैंने वन ऑन वन कॉल्स भी स्टार्ट की हैं। उसका डिटेल्स आपको अगर डिस्क्रिप्शन में देखना है तो एक ईमेल एड्रेस है, उस पे ईमेल करें, कोई टाइम स्लॉट बुक करें अपना, और उसके बाद आप पे करें, और उसके बाद आप उसको वन ऑन वन कॉल कर सकते हैं 1 घंटे की। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि देखें, अभी मैं कोई भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं करता हूँ। मैं कभी भी कोई जो भी मेरे पास स्मार्ट क्राउड हो गया या सर्वा हो गया, इस तरह की जो भी कंपनीज़ हैं, इनके जो रेफरल कोड्स होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। उस रेफरल के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे उस रेफरल कोड से, तो मुझे थोड़ा बहुत कट मिलेगा उसके अंदर। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे और कहीं से कोई स्पॉन्सरशिप मैं नहीं करता। ऐसी बात नहीं कि स्पॉन्सरशिप की रिक्वेस्ट्स नहीं आती हैं, और इस तरह के बहुत सारे ऐसे लुक्रेटिव किस्म के ऑप्शंस नहीं आते हैं जो मुझे ऑफर किए जाते हों। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिन जगहों से वो आती हैं, अब मुझे कभी सर्वा बोले या स्मार्ट क्राउड बोले कि भाई आप स्पॉन्सर्ड वीडियो कर रहे हैं, तो मैं खुशी-खुशी करूँगा, क्योंकि मैं खुद वो प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करता हूँ, मुझे पता है उस प्लेटफ़ॉर्म का, उस प्रोडक्ट का मुझे पता है। लेकिन कोई रैंडम क्रिप्टो वॉलेट आ जाता है, कोई रैंडम क्रिप्टो वेबसाइट आ जाती है, या कोई ऐप ऐसी आ जाती है जिसका मैं खुद नहीं यूज़ करता जिसको, और बहुत अच्छे ऑप्शन देते हैं, वो अच्छे ऑफर्स देते हैं, लेकिन फिर भी मैं उसको इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं उसके अंदर बिलीव नहीं करता। जब मैं किसी चीज़ के अंदर बिलीव नहीं करूँगा, तो मैं उसकी स्पॉन्सर्ड कंटेंट भी नहीं करूँगा। लेकिन आप देख लें, पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर अपना टाइम भी स्पेंड कर रहे होते हैं, और उसको फुली एंडोर्स कर रहे होते हैं। ऐसी-ऐसी ऐप्स को एंडोर्स कर रहे होते हैं जो कि स्टेट बैंक ने बैन की हुई है, लेकिन वो कर रहे होते हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उनके, और फिर भी उसको कर रहे होते हैं। तो मैं इस चीज़ को ट्राई कर रहा हूँ कि ना करूँ, ट्राई कर रहा हूँ। अगेन, मैं इंसान हूँ, मुझे नहीं पता, इसी वजह से मैंने मेंबरशिप ऑप्शंस भी खोले हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आपको मेंबरशिप लेनी है, अगर मुझे आपको सपोर्ट करना है इसी तरह का अनबायस्ड कंटेंट बनाने के लिए, तो प्लीज़ मेंबरशिप लें। लेवल 1, 2, 3 उसके अंदर मेंबरशिप लेवल्स हैं, टियर्स हैं। कुछ मेंबर्स ऑलरेडी साइन अप हो चुके हैं उसके अंदर, तो थैंक्स फॉर दैट। जो लोग भी साइन अप कर रहे हैं, मुझे बहुत सपोर्ट मिल रही है उससे। पाकिस्तान में अगर आप हैं तो मेंबरशिप अवेलेबल नहीं है, इजी पैसा या जैज़ कैश से मुझको आप सपोर्ट कर सकते हैं। आखिर में सब्सक्राइब कर दें न्यूज़लेटर को, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। न्यूज़लेटर मैं हर हफ्ते निकालता हूँ। अभी लास्ट जो न्यूज़लेटर निकाला था वो आईफ़ोन के बारे में था, जो मैंने 6 महीने पहले अपने आप से वादा किया था कि मैं नेक्स्ट जो आईफ़ोन लूँगा, वो मैं कैसे लूँगा, उसकी क्या सिचुएशन है, उस पूरी जर्नी के अंदर अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ, अभी पूरा 1 साल बाकी है नेक्स्ट आईफ़ोन आने में, तो मैं इस वक़्त कहाँ पर खड़ा हूँ, तो मैं उस न्यूज़लेटर के अंदर डिस्कस किया था। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अच्छा, आई एम सॉरी कि मैंने इतना लंबा आपको एक इंट्रो दे दिया, लेकिन ये कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने कहा आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप मुझे फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं स्मार्ट क्राउड की। स्मार्ट क्राउड के अंदर जैसे मैंने कहा कि आपको इन्वेस्टमेंट मैंने की थी, और उसके अंदर क्या रिटर्न्स हैं और क्या स्टेटस है, वो मैं आपको पूरी तरह से बताऊँगा कि उसको मैं क्या समझता हूँ, और आपको अपने हिसाब से किस तरह से उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखिए, किसी भी चीज़ के अंदर जब इन्वेस्ट करें, तो उसके कॉस्ट्स को पता होना चाहिए आपको कि कॉस्ट क्या आ रही है उसकी। सबसे आसान तरीका ये है कि जब मैंने जो चीज़ भी पैसे मैंने ट्रांसफ़र किए, लेट्स से स्मार्ट क्राउड के अंदर, लेट्स से 3000 दिरहम ट्रांसफ़र किए। मेरी इन्वेस्टमेंट के अंदर जो वो फॉर द इन्वेस्टमेंट जो गए, वो लेट्स से 2700 दिरहम गए, तो 300 दिरहम तो यहीं पर कट गए। तो जो भी अमाउंट है वो इस तरह कट गई। मैं आपको अब रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल देता हूँ। रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल के अंदर मैंने इन्वेस्ट किए तकरीबन कोई 2850 दिरहम्स। ये मैंने अपने बैंक अकाउंट से उनको दिए। उन्होंने मेरे वॉलेट के अंदर अमाउंट जो भी आई, उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट की मैंने प्रॉपर्टी के अंदर, सारी चीज़ें काट कर, वो तकरीबन 2500 के करीब की वो इन्वेस्टमेंट थी। 2800 और 2500 के अंदर जो डिफरेंस है, तकरीबन
कोई 300 दिरहम्स का डिफरेंस है, तो आप कह लें तकरीबन 11-12% के करीब जो है ये कॉस्ट पड़ी है इनिशियल। अब इसके अंदर क्या स्प्लिट है, इसके अंदर मल्टीपल चीज़ों का स्प्लिट है। मैं आपको कुछ चीज़ें स्क्रीनशॉट के अंदर दिखाऊंगा, कुछ मैं आपको स्मार्ट क्लाउड की वेबसाइट दिखाऊंगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि कुछ चीज़ों में कॉपीराइट चीज़ें भी आ जाती हैं। बहुत डिटेल्ड वेबसाइट है स्मार्ट क्लाउड की, बहुत ज़्यादा आपको हर प्रॉपर्टी के बारे में एक एक चीज़ पता चलेगी। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कहा था कि प्रॉपर्टीज़ महंगी होती हैं स्मार्ट क्लाउड पे, तो मैंने उसको वैलिडेट इस तरह किया कि जो दुबई की जो टाइटल डीड होगी, जो आपकी लैंड डिपार्टमेंट की टाइटल डीड होगी प्रीवियस ओनर की, और इस दफ़ा जब उन्होंने खरीदा, तो आप उसको मैच कर लें, एग्जैक्टली सेम प्राइस होगी जो उन्होंने लिस्ट की होगी प्रॉपर्टी। प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो जो डिफरेंस है, जो जो कॉस्ट है, वो ज़्यादा होगी, वो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा होगी। देखिए कोई भी प्रॉपर्टी आप लेते हैं दुबई के अंदर, आपको 7 से 8% के करीब जो है एक्सपेंस पड़ता है। कम से कम इतना पड़ता है आपको एक्सपेंस जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं। इसी तरह से स्मार्ट क्लाउड के अंदर जो मैंने कैलकुलेट किया है, वो तकरीबन कोई आपको इसी तरह से वैल्यू आ रही है, कोई तकरीबन 12-13% की आपको ऑलमोस्ट वैल्यू आ रही है जब भी आप उसको खरीद रहे होते हैं। इसी तरह से जब आप बेचेंगे किसी भी प्रॉपर्टी को, तो उसके अंदर भी आपके एक्सपेंसेस आएंगे। इसी तरह से इनके पास भी बेचने के टाइम पे भी एक्सपेंसेस हैं। जो ये कहते हैं, जो क्लेम करते हैं, वो ये कि 4% टोटल स्मार्ट क्लाउड लेता है। 4% किस तरह से, इनिशियली वो आपको जब भी आप खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी, तो वो तकरीबन 1.5% लेंगे, और जब बेच रहे होंगे तो 2.5% लेंगे। ये उनका टोटल एक बिजनेस मॉडल है। लेकिन उसके अंदर, क्योंकि हम कभी भी जब भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं दुबई के अंदर, तो कभी भी हम इंश्योरेंस नहीं करवाते, इस तरह की कुछ चीज़ें, इवैल्यूएशन नहीं करवाते, इस तरह की कुछ चीज़ें हम नहीं करते। वो ये काम करते हैं। इसके अंदर अगर आप वो उस पूरे प्रोसेस से गुजरेंगे, तो आपको वो काम करना पड़ेगा। तो इसलिए जब आप वो काम करेंगे, तो आपको भी वो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर बजाय इसके कि 7-8% के करीब आपको कॉस्ट लगे, स्मार्ट क्लाउड जब आपको वो चीज़ बेच रहा होता है, तो तकरीबन कोई, इसमें मैंने जो कैलकुलेट किया, तकरीबन कोई 14% के करीब या 13-14% के करीब जा रही होती है वो कॉस्ट। वो जारी होती है, प्लस ये कि जब आप बेचेंगे तो अगेन तकरीबन कोई 2.5% के करीब वहां भी जाएगा। तो आप ये समझ लें कि तकरीबन कोई 17% के करीब आपकी ओवरऑल कॉस्ट लगनी है जब भी स्मार्ट क्लाउड के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे। मैं आपको बताऊं तो मैंने जो इन्वेस्ट किया, तकरीबन 2500 के करीब जो मैंने दिरहम्स इन्वेस्ट किए थे, वो मुझको जो नेट यील्ड मिली है मुझको उसके अंदर तकरीबन 15 दिरहम एक महीने के मुझे पैसे मिले हैं। अच्छा, ये 15 दिरहम जो अभी मिले हैं, बाय द वे, हाँ, इसके अंदर एक और चीज़ है कि जो डिविडेंड आपको मिल रहे होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं, क्योंकि स्मार्ट क्लाउड आपको हॉलिडे होम रेंटल देता है। तो हॉलिडे होम रेंटल के अंदर अभी जो प्रॉपर्टी हमने ली, वो ऑलरेडी रेंटेड आउट थी, और वो रेंट हुआ हुआ था, एक लॉन्ग टर्म लीज हुई हुई थी। उसका लास्ट मंथ का रेंट हमें मिला 15 दिरहम का। ये महीने की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद जब आप इसको अब जब उन्होंने वेकेट कराई प्रॉपर्टी, तो अब वो हॉलिडे होम रेंटल पे जाएंगे। अब जब उस पे जाएंगे, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर रेंटल बढ़ भी सकता है और थोड़ा सा कम भी हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करेगा ऑक्यूपेंसी रेट के ऊपर। इस सारी चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी इनकी वेबसाइट के ऊपर। थोड़ा बहुत मैं विजुअल्स आपको चला दूंगा यहाँ पर इनकी वेबसाइट के, लेकिन सब मैं नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें कॉपीराइट का इशू और इनके लीगल इश्यूज और चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन आप रेस्ट अश्योर्ड, वंस आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे होंगे, तो आपको इतनी ज़बरदस्त किस्म की इवैल्यूएशन रिपोर्ट मिलेगी कि उसके अंदर आपको एक-एक चीज़ उस एरिया के बारे में बताएँगे, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में बताएँगे, उस प्रॉपर्टी के पूरी डिटेल्स बताएँगे। प्रीवियस कितने में सेल हुई हुई है वो प्रॉपर्टी, इस वक़्त उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, ये सारी इवैल्यूएशन रिपोर्ट के अंदर आएगी। प्लस ये कि वो इंश्योर्ड भी करेंगे आपकी प्रॉपर्टी को। तो इस तरह की सारी चीज़ों के साथ जब आपको वो कॉस्ट बैठेगी, मैं समझता हूँ तकरीबन को आप ये समझ लें, ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स आपको जो कॉस्ट पड़ेगी, वो 17-18% के करीब आपको कॉस्ट पड़ेगी। लेकिन आपको जो रेंटल रिटर्न मिलेगा, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर 15 दिरहम का रेंटल रिटर्न आया है, ये चीज़ वेरी कर रही होगी। 15 दिरहम अभी जो पहला रेंटल रिटर्न आया है, ये लॉन्ग टर्म लीज़ का था। जब नेक्स्ट, आई होप कि जब नेक्स्ट आएगा तो थोड़ा-सा ज़्यादा होगा। तो अगर इसको देखें कि मैंने जितनी अमाउंट इन्वेस्ट की, उससे मुझे कितना इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल रहा है, वो तकरीबन कोई 6.5% का है। और अगर ये देखें कि एग्ज़ैक्टली कितना लगा है उसके अंदर स्मार्ट क्लाउड की फीस निकाल कर और बाकी चीज़ें निकाल कर, तो वो 7.1% का रिटर्न रिटर्न मिला है। लेकिन क्योंकि आप तो अपने पैसे इन्वेस्ट करें, तो आप उसको अपने नेट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, यानी कि आपको तकरीबन कोई 6.5% का रिटर्न मिला है। 15 दिरहम का जो मैं कह रहा हूँ कि मंथली आपको डिविडेंड मिला है, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 12 महीने के ऊपर, और उसके बाद उसको उसकी परसेंटेज निकाल लें जो आपने इन्वेस्ट किया, तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये कि मैंने इनसे एक चीज़ और पूछी थी स्मार्ट क्लाउड से कि अगर लेट्स से मैं 1000 दिरहम इन्वेस्ट करता हूँ, मैं 10,000 दिरहम इन्वेस्ट करता हूँ, मैं 1 लाख दिरहम इन्वेस्ट करता हूँ, तो इसमें कोई ऐसा कंपोनेंट है जो कि कैश कंपोनेंट हो, यानी कि परसेंटेज में ना हो? यानी कि हो सकता है
आप 1 लाख दिरहम इन्वेस्ट करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कंपेयर टू 1000 दिरहम इन्वेस्टमेंट के। तो जो उन्होंने मुझे बताया है उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको इक्वल अमाउंट आएगी। तो भले आप 1000 दिरहम इन्वेस्ट करें, भले आप 1 लाख दिरहम इन्वेस्ट करें, आपको परसेंटेज वाइज़ वो चीज़ सेम ही मिलेगी। तो इसलिए आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं कम वैल्यू से, तो आप कम वैल्यू से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपसे रेंटल रिटर्न की बात, लेकिन जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2 तरह से पैसे आपके बनते हैं ना। एक तो रिटर्न्स होते हैं जो एनुअल रिटर्न होते हैं जिसको आप हर महीने मिल जाए या हर साल मिल जाए, जो भी जिस तरह से मिल जाए। एक होती है आपकी उस अमाउंट पे, उस इन्वेस्टमेंट पे कैपिटल एप्रिसिएशन। तो यहाँ पर कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगी, क्योंकि आप जब भी दुबई की कोई प्रॉपर्टी लेंगे, वर्स्ट केस के अंदर प्रॉपर्टी की प्राइस कम भी हो सकती है, लेकिन ये तो फिर किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर हो सकता है ना। लेकिन अगर प्रॉपर्टी की प्राइस एप्रिशिएट होती है, लेट्स से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से 5 साल 10% प्रॉपर्टी की प्राइस एप्रिशिएट हो गई, यानी कि 1 मिलियन की प्रॉपर्टी में 1 लाख 1 लाख दिरहम और ऐड हो गया। तो 1.1 मिलियन की जब सेल ऑफ होगी, तो उस टाइम पर आपको वो जो 1 लाख दिरहम का डिफरेंशियल है, वो भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप अगर एक एक जनरल एग्जांपल ले लें कि 10% अगर 5 साल के अंदर एप्रिशिएट करती है, तो हर साल 2% एप्रिशिएट कर रही है प्रॉपर्टी। जो 2% एप्रिशिएट कर रही है, तो आपका जो एनुअल रेंटल रिटर्न है, उसके अंदर वो ऐड अप हो जाएगी। तो यानी कि आपका जो एनुअल रेंटल रिटर्न है, वो कहीं 4%, 5%, 6% इस तरह बैठ जाएगा। जैसे अभी कुछ अरसे पहले स्मार्ट क्राउड ने एक और प्रॉपर्टी अपनी ऑफलोड की थी, और 1.5 साल में उन्होंने आई थिंक बेची थी, और एनुअलाइज्ड जो रिटर्न था वो 27% का था। ये कभी भी हो सकता है। तो इसलिए अगेन, प्रॉपर्टी और दुबई की प्रॉपर्टी, उसके अंदर यू नेवर नो कब ऊपर जाती है, कब नीचे जाती है। ये सिचुएशन ग्लोबल सिचुएशन के साथ चल रहा होता है दुबई, तो इस वजह से डेफिनेटली कोई कुछ नहीं कह सकता कि कब आपकी प्रॉपर्टी ऊपर जा सकती है, कब नीचे जा सकती है। लेकिन अगर आपको दुबई प्रॉपर्टी का एक्सपोजर लेना है, तो नथिंग लाइक इट। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो अगर रेंटल रिटर्न की बात करें, तो रेंटल रिटर्न इटसेल्फ और कैपिटल एप्रिसिएशन इटसेल्फ, जो अगर ओवरऑल देखें 5 साल के अंदर, तो मुझे मुझे लगता है कि 5 से 6, ऑल्दो के ये लोग बहुत ज़्यादा उसको एलिवेट करके दिखाते हैं, वो दिखाते हैं 10%, 7%, 8%, लेकिन मेरे ख्याल से अब अगर आप रियलिस्टिकली बात करें, तो 5 टू 7% के दरमियान कहीं बन बैठेगा, अगर आप रेंटल रिटर्न की बात करें, जिस तरह से मैंने अभी तक इसकी सारी कैलकुलेशन देखी है। तो 5 टू 7% इज नॉट बैड इन टर्म्स ऑफ, एक तो आपको ये कैश फ्लो मिल रहा होगा, प्लस ये कि आपको पता होगा कि यार आपकी एक स्टेक्स है दुबई के अंदर, और इतना बड़ा स्टेक भी नहीं है कि आपने कोई पूरी प्रॉपर्टी ली हुई है और उसके अंदर अल्लाह ना करे कोई मेजर, बहुत दफ़ा होता है ना कि बिल्डिंग्स के अंदर आग लग जाती है, और उसके बाद बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी इंश्योर्ड नहीं होती। यहाँ पर ये है कि आपकी प्रॉपर्टी इंश्योर्ड भी है। अच्छा हाँ, एक और चीज़, ऑल्दो कि इसके अंदर आपकी रेंटल रिटर्न अगर आप बात करें नॉर्मल प्रॉपर्टी से, उससे थोड़ी-सी कम होगी, और उसका रीज़न ये है कि ऑल्दो कि ये हॉलिडे होम रेंटल बना रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मल उससे शायद कम हो, और उसका अगेन रीज़न ये है कि इसके अंदर जो इनकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, जो रनिंग द कंपनी कॉस्ट आती है, जो इसको हॉलिडे रेंटल में कन्वर्ट करने की जो अनऑक्यूपेंसी की कॉस्ट आती है, इस तरह की जो मल्टीपल चीज़ें हैं, वो आपको लगती हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जो मैंने शुरू में आपको स्टोरी बताई, मुझे कम से कम इस चीज़ से मेरा दिमाग इस पे नहीं लगा होगा कि मेरा टेनेंट मुझे क्या कह रहा है, मुझे कोई कॉल तो नहीं आ रही है टेनेंट से। आई डोंट वांट टू लिसन टू द टेनेंट कि मुझे क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। वो आप जो भी कंपनी है, जो मैनेजमेंट कंपनी है, वो खुद देखे। मेरे पास अगर इतना ही टाइम होता, तो मैं ये छोड़कर, अपनी जॉब छोड़कर, मैं कोई एयरबीएनबी का बिज़नेस नहीं कर लेता। अगर इतना ही टाइम होता और मेरे पास इतना ही टेम्परामेंट होता। तो इसलिए मेरे ख्याल से स्मार्ट क्राउड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। यूएई में रहते हुए सब कुछ लीगल है, कोई मुझे लीगैलिटीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। सारे आपको डॉक्यूमेंट्स इसके इनकी वेबसाइट पे मिल जाएँगे, इवैल्यूएशन रिपोर्ट, पुरानी टाइटल डीड, नई टाइटल डीड, एवरीथिंग यू नेम इट, और सब कुछ आपको इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, एमोर्टाइज़ेशन रेट और पूरी एक्सेल शीट के साथ इनकी हर प्रॉपर्टी की आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। फिर एक और चीज़ ये कि मुझे इसमें मॉर्गेज भी नहीं करनी पड़ेगी। अगर लेट्स से मैं कोई प्रॉपर्टी लेने जाता हूँ, मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ अभी, जिसके अंदर मैं बताऊँगा कि किस तरह से आप कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं अपनी रेंटल प्रॉपर्टी से। लेकिन उसके अंदर भी आप देखेंगे कि वो आपको ऑन मंथली बेसिस इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं दे रहा होगा। आपको फ़ायदा यहाँ पर कैश फ्लो का होगा स्मार्ट क्राउड जैसी इन्वेस्टमेंट से, जहाँ पर आपने कोई मॉर्गेज नहीं की है, और आपके पास जितने पैसे हैं आपने वो इन्वेस्ट किए हैं, और उसी के जो रेशियो है, उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा। आपको ये फ़िक्र नहीं होगी यहाँ पर कि आपके इंटरेस्ट रेट्स कहाँ चल रहे हैं, पूरी दुनिया में ग्लोबली क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी प्राइसेज़ का क्या हो रहा है। हाँ, अगर अल्लाह ना करे कोविड जैसी सिचुएशन हो जाती है, तो फिर तो हर चीज़ का ही बुरा हाल हो जाता है ना। फिर इस तरह की इन्वेस्टमेंट भी
अच्छी परफॉर्म नहीं करेगी। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ अ वेरी गुड डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट टेक्नीक अगर आपको प्रॉपर्टीज़ में, दुबई की प्रॉपर्टीज़ में विद लेस अमाउंट ऑफ फंड्स आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्मार्ट क्राउड के अंदर तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने। उसके अंदर आप जाकर अगर पहली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, आपको 250 दिरहम मिलेंगे टुवर्ड्स योर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, उसका रेफरल बोनस होगा। अच्छा, मेरे ख्याल से आप कैसे बेस्ट डील निकाल सकते हैं स्मार्ट क्राउड के अंदर, वो मैंने एक थोड़ा-सा एक जनरल ओवरव्यू लिया उसके अंदर। तो उसके अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। जब भी किसी प्रॉपर्टी के अंदर लेने जाएँगे तो 3-4 प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आ रही होंगी। उन सारी प्रॉपर्टीज़ को आप 3-4 दिन तक मॉनिटर करें, उनके उनके परसेंटेज मॉनिटर करें कि कितने परसेंटेज तक वो लेट्स से फंड हो रही है प्रॉपर्टी। क्योंकि जो प्रॉपर्टी अच्छी होगी वो जल्दी-जल्दी फंड होगी। तो 3-4 दिन तक आप उसको देखते रहें कि कौन-सी प्रॉपर्टी जल्दी फंड हो रही है। प्लस ये कि पुरानी प्राइस क्या है, डीएलडी की पुरानी प्राइस क्या है, इवैल्यूएशन रिपोर्ट क्या है उसके अंदर नज़र आएगी आपको कि इवैल्यूएशन रिपोर्ट के अंदर उसकी अमाउंट क्या आ रही है। क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हैं उस एरिया के? आपको क्या समझ में आता है अगर वो मेट्रो स्टेशन से करीब है या नहीं है? रेंटल रिटर्न एरिया के लेट्स से बुर्ज खलीफा के डाउनटाउन के आस-पास है तो ज़ाहिर-सी बात है उसका रेंटल रिटर्न अच्छा होगा, ऑक्यूपेंसी रेट भी अच्छा होगा। लेट्स से कोई चीज़ जेवीसी के अंदर है या स्पोर्ट्स सिटी के अंदर है तो उसका रेंटल ऑक्यूपेंसी रेट आपको ज़रूरी नहीं कि आपको उस तरह से मिले जो कि टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। जो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा आपको मरीना का हो गया या बुर्ज खलीफा हो गया, डाउनटाउन हो गया, उस तरह की जगहों का टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा। जेबीसी हो गया या दुबई स्पोर्ट्स सिटी हो गया, इस तरह की जगहें जो हैं, वहाँ पर आपको एक थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म विज़न के साथ लोग आ रहे होते हैं। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें देखें और उससे एक आइडिया लगाएँ कि किस तरह से आप प्रॉपर्टी को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं बिफोर डूइंग योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि हम इसको ऑफलोड कैसे करेंगे? अगर हमें इन्वेस्टमेंट बेचनी है तो वो क्या करेंगे? तो पहली बात ये है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप इसको कम से कम 5 साल के ऊपर लेके चलें। 5 साल से पहले अगर बेचेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा होगा क्योंकि जब आप सारी कॉस्ट एक 5 साल के पीरियड में कवर करेंगे तब जाके आपको वो सही वाला आपको रिटर्न्स नज़र आएँगे। तो इसलिए 5 साल का पीरियड आप लाज़मी गुज़ारें। हो सकता है उसके बाद भी आपको ऑप्शन मिल जाए कि उसके बाद भी चल सकें, लेकिन इसके 5 साल बाद आई थिंक ये लोग ऑप्शन देते हैं आपको कि आपको बेचना है अपने स्टेक्स तो आप बेच सकते हैं। लेकिन अब इन्होंने सेकेंडरी मार्केट अब स्मार्ट क्राउड के अंदर सेकेंडरी मार्केट भी आ गई है। सेकेंडरी मार्केट के अंदर हर साल 2 दफ़ा हर 6 महीने बाद आपको एक ऑप्शन देंगे कि अपनी प्रॉपर्टी आप सेल ऑफ कर सकते हैं। अब उसके अंदर क्या प्राइस पे सेल ऑफ कर सकते हैं, वो आपको प्लस माइनस 15% का एक ऑप्शन देंगे। लेट्स से आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, तो आपको 5-15% नीचे आप सेल ऑफ लेट्स से कोई प्रॉपर्टी 1 मिलियन की है। 1 मिलियन की प्रॉपर्टी का आपके पास लेट्स से 1 लाख दिरहम का जो स्टेक है वो मौजूद है। वो जो 1 लाख दिरहम का स्टेक मौजूद है, आप उसको वो कहते हैं कि 1 लाख दिरहम ही इस वक़्त उसकी वैल्यू है। तब 1 लाख दिरहम वैल्यू होगी तो आप उसको 85,000 दिरहम पे भी सेल पे लगा सकते हैं और आप उसको 115,000 पे भी सेल पे लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या प्राइस चाहिए। जो सामने वाला होगा उसके लिए ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होगा, वो दिल चाहेगा उसको तो वो ले लेगा, नहीं समझ में आएगा तो नहीं लेगा। तो ये 6 मही हर 6 महीने बाद ये चीज़ होगी। इसको रेगुलर बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते, ये कोई स्टॉक मार्केट नहीं है क्योंकि इनके भी जो रेगुलेशंस हैं ये फॉलो करते हैं यहाँ लोकल यूएई लॉस को। तो ये स्टॉक मार्केट नहीं है, यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली एक प्रॉपर्टी खरीदनी है और बेचनी है और उसके लिए एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। इसलिए आपको जब भी समझ में आए आपको बेचना है, आप 6 महीने बाद हर दफ़ा इसकी साइकिल चलेगी, वहाँ बेच सकते हैं। और बाय द वे इसमें आपको अगर खरीदना है तो सेकेंडरी मार्केट से खरीद भी सकते हैं और कभी-कभी इसमें अच्छी डील्स भी मिल सकती हैं। बाय द वे आपको बेचने के टाइम पे आपको 1 साल शायद गुज़ारना पड़ता है। 1 साल पहले आप अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट नहीं कर सकते बेचने के लिए। लेकिन खरीदने के लिए आप कभी भी जा सकते हैं। तो नेक्स्ट राउंड जब भी हो अपने वॉलेट में पैसे रखें ताकि जैसे ही आपको ऑप्शन मिले आप उसके अंदर अगर आपको कोई अच्छा नज़र आए, कोई डेस्परेट सेलर नज़र आए, किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई डेस्परेट सेलर नज़र आए, इस तरह की डील नज़र आए तो आप उसको जाके ले सकते हैं। इस चैनल पे मैं बात करता हूँ प्रोडक्टिविटी की, पर्सनल फाइनेंस की। मैं यूएई में रहते हुए किस तरह से यूएस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पर मैंने लिंक लगा दिया उस वीडियो को, सर्वा में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी कंपाउंडिंग के ऊपर कि कंपाउंडिंग से आप किस तरह से इन्फ्लेशन से बच सकते हैं, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।